जय हिंद फ्रेंड्स। विश्व इतिहास की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और इसी विश्व इतिहास में कल हमने ये देखा कि किस प्रकार चीन की क्रांति संभव हुई। चीन की क्रांति में माओ से तुंग का क्या हाथ रहा, क्या योगदान रहा, और साथ में आज जो चीन और ताइवान का रिलेशन देख रहे हैं वो आज की देन नहीं है। में इतिहास की जड़ों से खोजना शुरू कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि चीन और ताइवान में क्या डिफरेंस है, क्यों अमेरिका चीन को सपोर्ट कर रहा है। पहले भी सपोर्ट कर रहा था, आज भी सपोर्ट। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उससे आगे बढ़ करके है। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही मुख्य मुद्दा है। दोस्ती दुश्मनी हमेशा से चलती रही है, विचारधाराओं का युद्ध हमेशा से चलता रहा है। डायरेक्ट लड़ाई पहले की ज़माने में, पहले के वर्षों में ये होती थी। क्यों? क्योंकि तब टेक्नोलॉजी का युग युग नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, उस टेक्नोलॉजी के विकास होने के पीछे जो मेन कारण था वो आज के टॉपिक का ही योगदान था। और आज का टॉपिक है कोल्ड वार या शीत युद्ध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोल्ड वार, शीत युद्ध। ये चला है 1945 से 1990 तक। शीत युद्ध क्यों कहा जा रहा है इसको? वार तो अभी आपने सुना होगा, डायरेक्ट लड़ाई। कोई आज की बात नहीं है, वो हमेशा से रहती चलती चली आई। दो समाज, दो समुदाय, दो व्यक्ति हमेशा से युद्ध लड़ते चले आए। उस युद्ध के पीछे का कारण क्या है? उस युद्ध के पीछे का एक ही कारण है कि सीमित संसाधन है पृथ्वी पर और अनलिमिटेड इच्छाएं हैं मनुष्यों। तो हर कोई संसाधनों पर कब्जा करना चाह रहा है। तो युद्ध जो है कोई नई बात नहीं है, आदिकाल से चला आ रहा है। आदि आदिम मानव समाज जब था तब भी युद्ध होता था। एक कबीले से दूसरे कबीले को, पूरा का पूरा जाति कबीला सब साफ किया कर दिया जाता था। तो युद्ध कोई नई बात नहीं है। हाँ, इसके पीछे जो कोल्ड वर्ड लगा है, शीत, ये जो है ये थोड़ा अपने आप में विशेष है। ये शीत युद्ध इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष युद्ध आशंका या माहौल संशंकित रहता है। मतलब ये लगता है कि कब युद्ध हो जाए। पूरा माहौल बन रहा लेकिन युद्ध नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रत्यक्ष युद्ध की आशंका बनी है लेकिन प्रत्यक्ष युद्ध हो नहीं रहा। ये मुख्यतः कोल्ड वार इस वजह से था क्योंकि यह वैचारिक था। प्रत्यक्ष नहीं था, वैचारिक युद्ध था। विचारधाराओं के स्तर पर लड़ा जा रहा था, एक दूसरे का दुष्प्रचार किया जा रहा था। इस मौके के लिए लड़ा जा रहा था। अविश्वास था एक दूसरे के प्रति। सैनिक संगठन बन रहे थे। मतलब युद्ध की पूरी तैयारी थी लेकिन युद्ध नहीं हो रहा था। सैन्य संगठन बन रहे थे, सैन्य संधियां की जा रही थी। जोड़ तोड़, मोल भाव, नेगोशिएशन।
और साथ में जो इस समय का सबसे खतरनाक स्तर था वो ये था जासूसी। जासूसी, ये सारी चीजें इस टाइम पीरियड में चल रही हैं। पूरा माहौल बना हुआ है, बस एक ही चीज बाकी है, अटैक होना। या तो कोई अटैक कर दे या हम किसी पर अटैक कर दें, बस यही बाकी है। बाकी तैयारी पूरी चल रही। अब जब आप सोच कर देखिए कि अगर आप इस क्लासरूम में बैठे हैं तो आप में से किसी भी व्यक्ति को ये डर नहीं है कि बगल वाला हमें कुछ देर बाद मार देगा, या कहीं ऐसा ना हो कि बम विस्फोट हो जाए, या कहीं ऐसा ना हो कि कोई बैग में बम भर करके लाया है। ऐसा मन में किसी का आ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा माहौल बना हुआ है। इतना सबको विश्वास है कि नहीं, क्लासरूम है, क्लासरूम चल रही है, सब कुछ सही है। या बाजार में आप जा रहे हैं, लेकिन वहीं आप पाकिस्तान में चले जाइए, वहीं आप अफगानिस्तान में चले जाइए, तो वहाँ पर सशंकित हैं कि पता नहीं कौन सा टिफिन में बम रखा हो और बम विस्फोट हो जाए। तो ठीक वैसा ही माहौल यहाँ पर, पाकिस्तान अफगानिस्तान का तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक वैसा ही माहौल दुनिया के सामने चल रहा था, देशों देशों के प्रति, एक देश से दूसरे देश के प्रति। इन सब परिप्रेक्ष्य में जो मुख्य मुद्दा था, किसके किसके बीच में लड़ाई थी, ये लड़ाई थी दो गुटों, दो विचारधाराओं, दो गुटों, दो विचारधाराओं, दो राज्यों और दो पद्धतियों के बीच ये लड़ाई थी, युद्ध था। दो गुट कौन कौन से थे? गुट थे, एक तो नाटो सैन्य संगठन था और दूसरा था वारसा। ये था पूंजीवाद का प्रतिनिधि। यूक्रेन इसी में बर्बाद हुआ जा रहा है आज के हाल फिलहाल में। नाटो की सदस्यता के लिए नाटो किसके अगुवाई में था? इसका नेता कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका। वारसा यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस। दो विचारधाराएं कौन सी थी? पूंजीवाद और साम्यवाद। पूंजीवाद का प्रणेता कौन था? अमेरिका और ब्रिटेन, या अमेरिका के साथी। साम्यवाद यूएसएसआर का नेता था और उसके साथ चीन और नॉर्थ कोरिया भी शामिल थे। दो राज्य कौन से थे? यूएसए और यूएसएसआर। दो पद्धतियां कौन सी थी? एक थी डेमोक्रेसिक, लोकतंत्र, और दूसरा था तानाशाही या राजशाही। मेनली तानाशाही। ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि ये दो गुटों, दो विचारधाराओं, दो राज्यों और दो पद्धतियों के बीच की लड़ाई थी? ये स्टेटमेंट था केपीएस मेनन का। केपीएस मेनन। नेहरू जी ने क्या कहा इसको? नेहरू जी ने कहा यह स्थिति निलंबित मृत्युदंड के समान है। निलंबित मृत्युदंड के समान मतलब मृत्युदंड दिया जाना था लेकिन उसको सस्पेंशन कर दिया गया। अब सस्पेंशन के बाद ये नहीं बताया जा रहा कि कब दिया जाएगा। अब जिसको मृत्युदंड मिला है वो रोज सशंकित है कि कब पता चला कि आज फरमान आ जाए और लटकना पड़े। मतलब पूरी की पूरी एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि जो युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक है। इतना ज्यादा, अभी खुद को उस जगह पर रखकर देखिए कि एक व्यक्ति को ऐसा महसूस हो रहा हो कि चारों तरफ से उसको डर लग रहा हो,
तो उसका मेंटल पोजीशन क्या होगी। तो ठीक वैसे ही राष्ट्रों की पोजीशन उस समय थी। ये वो टाइम पीरियड है। तो बेसिकली ये किसके किसके बीच में युद्ध था। अमेरिका और सोवियत संघ रूस, इन्हीं के बीच जो तनावपूर्ण संबंध थे, उसी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वैश्विक राजनीति में, वैश्विक इतिहास में क्या नाम दे दिया गया। शीत युद्ध। तो शीत युद्ध को अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं क्या लिखूंगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच तनावपूर्ण संबंधों का काल या समय क्या है। शीत युद्ध। और कुछ नहीं। तो क्या ये संबंध शुरुआत से ही ऐसे रहे हैं। नहीं। ये वही रूस है जो साम्यवाद का नेता कह रहा है। ये वही रूस है जो प्रथम विश्व युद्ध में इनके साथ मिलकर के लड़ा था, अमेरिका के साथ था। फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब रूस की क्रांति हो गई तो वो क्या हो गया, अलग हो गया। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। उसके बाद यहाँ पर पूंजीवाद है और इस यहाँ पर क्या आया, साम्यवाद आया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के समय ही सेकेंड वर्ल्ड वार में ये दोनों फिर एक साथ हो गए। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ ना, हमेशा बार बार कहता हूँ कि ना तो कोई आपका परमानेंट दुश्मन है, ना कोई परमानेंट मित्र, फ्रेंड है। केवल एक ही चीज परमानेंट है आपके लिए, वो क्या है, आपका अपना हित। वही चीज देखिए, विचारधारा के उसमें लड़ाई कर रहे हैं ये, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार में साथ लड़े, सेकेंड वर्ल्ड वार में साथ लड़े, एक हो गए। तो कुछ तो बात रही होगी ना। ठीक है, चलिए। अब जो ये शीत युद्ध है, अर्थ हम जान चुके। इसको किन सेगमेंट्स में पढ़ना है, विशेषताएं, कारण, तनाव, शैथिल्य। शैथिल्य का मतलब कमी, और लास्ट है प्रभाव। ठीक है, साथ में एक चीज और लिख लीजिए, अंत का कारण। अर्थ हम समझ चुके। अर्थ क्या था कि दो महाशक्तियों के बीच में, जो कि अलग अलग दो विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी, अलग अलग दो पद्धतियों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, अलग अलग दो राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, ऐसी दो महाशक्तियों के बीच जो तनावपूर्ण संबंध थे, उन्हीं को क्या कहा गया, शीत युद्ध। क्या विशेषताएं थी इस समय की विशेषताओं में। सबसे पहली विशेषता थी जासूसी। जासूसी करना एक दूसरे के प्रतिष्ठानों की, एक दूसरे के राजनेताओं की, एक दूसरे के सैन्य संगठनों की, इनकी जासूसी करना। दूसरा, वैचारिक दुष्प्रचार, एक दूसरे के उसमें क्या करना, दुष्प्रचार फैलाना कि इन्होंने ऐसा कर दिया, ये हत्यारे हैं, हम बिल्कुल पाक साफ हैं, हमारा रिकॉर्ड का अच्छा रहा है, हम मानवाधिकार के अगुआ हैं, जबकि अपने देश में मानवाधिकार का हनन हो रहा है फिर भी बता रहे हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आप सोच कर देखिए, मानवाधिकार की बात हमेशा पूंजीवाद देश करते हैं,
कभी भी साम्यवादी देशों में आपको मानवाधिकार जैसी कोई बात नहीं मिलेगी। चाहे वो रसिया की बात हो, चाहे वो चाइना की बात हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया की बात, ये सब साम्यवादी देश हैं। कभी यहाँ पर आपने सुना कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है? नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है मानवाधिकार, ये क्या है? पूंजीवादी साम्राज्य की देन है। पर्यावरण संरक्षण की बात ये करेंगे, है तो वो सभी के लिए इक्वल, लेकिन बात की जाएगी। तीसरी विशेषता क्या है? सशस्त्रीकरण, शस्त्रों की होड़। जो पैसा अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, रहन सहन, एक मिनिमम आवश्यकता पूर्ति करने के लिए पैसा लगाना था, वो पैसा कहाँ जा रहा है? सैन्य खर्चों के रूप में। और विशेषता क्या थी? इसको जो है इस समय को ये भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, उष्ण शांति। इंग्लिश में बोलते हैं हॉट पीस। हॉट पीस का मतलब यही है, ना तो पूरी तरीके से शांति है, ना पूरी तरीके से लड़ाई हो रही, बीच की स्थिति है। लड़ाई कभी भी हो सकती है, तैयारी पूरी है। ठीक है। अन्य विशेषताएं क्या हैं? कूटनीतिक संबंध। जो अमेरिका आज चीन के विरुद्ध भारत का सपोर्ट कर रहा है, वही अमेरिका बांग्लादेश के बनने के समय पाकिस्तान की मदद के लिए युद्धपोत भेज दिया था बंगाल की खाड़ी में। तो भारत ने क्या किया? यूएसएसआर से मदद मांगी थी, पहले ही संधि कर ली थी, साथ में यूएसएसआर का युद्धपोत भी आ गया था। अब जब दो महाशक्तियों के बीच, जैसे आज यूक्रेन है, दो महाशक्तियों के बीच का क्या क्या है, अखाड़ा बना हुआ है, ठीक वैसे ही, जबकि प्रत्यक्ष रूप से दोनों महाशक्तियां आमने सामने नहीं आ रही हैं। अमेरिका डायरेक्ट वहां पर लड़ने नहीं जा रहा है, लेकिन वो यूक्रेन को मदद कर रहा है। पूंजीवादी देश डायरेक्ट यूक्रेन के पास, डायरेक्ट रसिया से लड़ने नहीं जा रहे हैं साम्यवादी देश से, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम एक हुए तो सारे साम्यवादी देश भी एक हो जाएंगे, और रसिया और चाइना मिलकर के बहुत मारेंगे। ठीक है। तो ये सब क्या है? विशेषताएं हैं। कूटनीतिक संबंध। हाल फिलहाल मतलब, ये एक दो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे ताकि आपको चीजें जो है समझ में आती रहें। ठीक है। चलिए, कारण। और विशेषताओं में क्या लिख सकते हैं? विशेषताओं में एक विशेषता और लिख सकते हैं कि सक्रिय युद्ध की अपेक्षा अधिक अशांति, मतलब मेंटली बहुत डिस्टरबेंस, मानसिक अशांति ज़्यादा। जब हर तरफ युद्ध का माहौल है तो आदमी अपनी उन्नति पर ध्यान दे ही नहीं पाएगा। विशेषताओं में एक विशेषता और ये भी लिख सकते हैं कि महाशक्तियों के बीच सीधी टकराहट नहीं, डायरेक्ट युद्ध नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है? सैन्य संगठन बन रहे हैं, जैसे नाटो बन गया, वारसा बन गया, प्लस गुटबाजी हो रही है, अपनी अपनी तरफ शामिल करने की बात की जा रही है।
गुटबाजी कैसे करेंगे? आपकी तरफ कोई क्यों शामिल होगा जब आप उसको क्या करेंगे? मदद करेंगे। तो सैन्य मदद दी जा रही है ताकि अपनी तरफ शामिल हो सके, अपने गुट में शामिल हो सके। अब देखते हैं कारण के पहले एक चीज और देख लीजिए, शीत युद्ध के साधन। उनमें सबसे पहला साधन था वैचारिक युद्ध। प्रत्यक्ष न लड़ करके विचारधारा के स्तर पर लड़ा जा रहा है। साम्यवाद वर्सेस पूंजीवाद बन गया। जासूसी, तीसरा क्या है? दुष्प्रचार, सही इंफॉर्मेशन न देना, उसका दुष्प्रचार करना। चौथा, छोटे एवं अल्प विकसित जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, देशों को आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता देकर अपने गुट में शामिल करना। अपने गुट में शामिल करना। अन्य साधन क्या है? कूटनीतिक संबंध बनाना, डिप्लोमेटिक। और लास्ट लिख लीजिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना। आज अमेरिका सुपर पावर क्यों है? क्योंकि वो 1 घंटे के अंदर वर्ल्ड में कहीं पर भी पहुंच सकता है। अमेरिका के कॉर्नर पर प्रशांत महासागर है, तो हिंद महासागर में क्या कर रहा है? अपनी सैन्य क्षमता को ही तो दिखा रहा है। अमेरिका इजराइल को अगर मदद दे रहा है, साथ में साथ अपने बेस भी, मिलिट्री बेस भी कतर या सऊदी अरब में बना रखा है, तो ये क्या है? ये अपनी क्षमता का प्रदर्शन ही तो है। जापान को तुरंत कह रहा है कि 12 घंटे के अंदर या सुबह होने के पहले आप आत्मसमर्पण कीजिए, अदरवाइज हम जो है क्या कर देंगे? परमाणु बम गिरा देंगे। ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन ही तो है। ठीक है, तो ये क्या थे? साधन थे, शीत युद्ध के साधन। अब देख लेते हैं कारण। कारण तुरंत तो कोई चीज शुरू नहीं होती, बैकग्राउंड में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। अगर हम इतिहास उठाकर देखें पहले पूर्व वर्षों में, तो कुछ गलतियां संयुक्त राज्य अमेरिका से भी हुई और कुछ रूस से भी हुई, और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन नहीं। तो सबसे पहला कारण ये है वैचारिक मतभेद। वैचारिक मतभेद किसका? पूंजीवाद और साम्यवाद या समाजवाद के बीच में। अमेरिका ने इसको एक प्रतिद्वंदी समझा, और समझने की बात ही है कि जो कैपिटलिस्ट कंट्री होगी वो हमेशा कम्युनिस्ट कंट्री को क्या करेगी? प्रतिद्वंदी समझेगी ही समझेगी। क्योंकि पूंजीपति और मजदूर ये एक साथ नहीं चलेंगे। पूंजीपति चाहेगा कि मजदूर अलग थलग पड़ा रहे, और मजदूर चाहेगा कि पूंजीपति कम संख्या में हैं, हमें ज़्यादा, ये हमारा शोषण कर रहे हैं, हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, इनको कम, क्योंकि सारा मेहनत तो हम कर रहे हैं। तो वैचारिक वैचारिक मतभेद शुरू से ही था, और ये आज का नहीं, आज काल से है ये चीज़, कि समाज में दो वर्ग हमेशा से व्याप्त हैं। एक वो जिसका शोषण हो रहा है, दूसरा वो जो शोषण कर रहा है। दूसरा कारण ये है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न।
द्वितीय मोर्चा कहाँ से आया? द्वितीय मोर्चा आया जब हिटलर ने जर्मनी ने रसिया पर आक्रमण किया। तो मैंने आपको बताया कि हिटलर और मुसोलिनी ये क्या थे? ये साम्राज्य पूंजीवाद की ही देन थे दोनों, और वो पूंजीवाद के लिए ही नासूर बन गए। क्यों? क्योंकि वो इसी साम्यवाद का डर दिखा करके उनसे मदद ले रहे थे और उससे अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे थे। अब जब इन्होंने आक्रमण किया रसिया पर, तो रसिया ने क्या कहा? ब्रिटेन और अमेरिका से कहा कि आप जर्मनी पर पीछे से अटैक कीजिए, दूसरा मोर्चा खोलिए उसके युद्ध के लिए, ताकि वो अपनी सेनाएं क्या करें? डाइवर्ट करें, जो रसिया की तरफ आ रहे हैं। लेकिन वो लोग सुन ही नहीं रहे। जब सुनेंगे नहीं तो स्वाभाविक सी बात है कि मन में अविश्वास तो होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो द्वितीय मोर्चे का प्रश्न क्या था? कि रूस के द्वारा, यूएसएसआर के द्वारा बार बार ब्रिटेन और अमेरिका से जर्मनी पर दूसरी तरफ से आक्रमण करने को कहा गया। आपको 1965 का युद्ध याद है? लाल बहादुर शास्त्री के समय भारत पाकिस्तान का हुआ था। तो जब कश्मीर की तरफ से उनका ध्यान डाइवर्ट करना था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने सेना को आदेश दिया कि आप अमृतसर वाली की तरफ से, मतलब सीमा से अटैक कीजिए। और कहा जाता है कि लाहौर कुछ ही दूरी पर था, शायद 18 किलोमीटर या 20 किलोमीटर बचा था जब जा करके युद्ध विराम हुआ। तो इस 2-3 मोर्चा इसी वजह से खोले जाते हैं कि एक तरफ से सेना का ध्यान क्या हो? डाइवर्ट हो, कमजोर पड़े सेना। ठीक है, और इस मांग को क्या कर दिया गया? इस मांग को अनसुना किया गया। इनकी हिस्ट्री, ब्रिटेन, यूएसए, पूंजीवाद देशों की हिस्ट्री बहुत कमाल की है। कमाल की ये है, जहाँ पर इनका इंटरेस्ट रहेगा, ये वहाँ पर पर्यावरण का मुद्दा भी लेते आएंगे, वहाँ पर मानवाधिकार को इनको चिंता होने लगेगी, वहाँ पर ये लोकतंत्र की चिंता करेंगे, वहाँ पर ये लोगों की चिंता करेंगे। ये वही ब्रिटेन है जब जापान ने चीन पर आक्रमण किया। कल मैं आपको बताना भूल गया था चीन की क्रांति में, जब 1905 में जापान ने आक्रमण किया तो मंचूरिया का दक्षिणी प्रदेश ले लिया, दक्षिणी भाग। 1931 में फिर से आक्रमण किया। अब बाकी लोग बार बार कह रहे हैं कि आप रोकिए रोकिए, लेकिन उस समय ये लोग क्या कर रहे थे? सब के सब पूंजीवाद देश जापान की तरफ से थे। क्यों? क्योंकि एक साम्यवादी देश रसिया बन चुका था, तो रसिया को काउंटर करने के लिए उन्होंने जापान की मदद की। तो ये वजह क्या दे रहे हैं? जब वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ तो 1945 में बना था, उसके पहले राष्ट्र संघ बना था। तो राष्ट्र संघ में जानते हैं क्या कह रहे हैं ये? जब इनको कहा गया कि आप, जैसे आज दबाव संयुक्त राष्ट्र संघ में डाला जा रहा है अमेरिका पर कि आप इजराइल को रोकिए रोकिए, लेकिन वैसे ही ब्रिटेन को उस समय कहा जा रहा था कि आप जापान को रोकिए। तो ब्रिटेन जानते हैं क्या कह रहा था? कह रहा था इतनी ज़्यादा उसकी जनसंख्या है तो उसकी मजबूरी है एक्सपेंशन करना। सोचिए, इनका तर्क देखिए कि अगर वो नहीं करेगा एक्सपेंशन तो हमारा भारत में मैंने आपको बताया जहाँ पर गरीबी ज़्यादा होती वहाँ पर ये साम्यवादी विचारधारा पनपने का बहुत अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड मिलता है। तो ये चाह रहे थे कि अगर हम जापान को रोक देंगे तो यहाँ पर हो सकता है साम्यवादी सरकार आ जाए, हमारा उपनिवेश नहीं रहेगा भारत, और भारत तो क्या, चीन भी नहीं रहेगा। जबकि माओ ने जो है सबको उखाड़ फेंक दिया, जापान को भी, ब्रिटेन को भी, अमेरिका को, सबको, पूरे चीन पर। जब साम्यवादी विचारधारा, एक साम्यवादी कम्युनिस्ट चीन की उदय हुआ 1949 में। ठीक है, तो ये तो है इन पूंजीवादी देशों की हाल। इनके लिए अपना क्या है? केवल और केवल पैसा इंपॉर्टेंट है। हर वो चीज़ जो बिक सकती है वो ये बेच देंगे। ठीक है, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न ये था। तीसरी बात यह है, फाल्कन समझौते का उल्लंघन।
बाल्कन समझौते का उल्लंघन। बाल्कन समझौता क्या था? बाल्कन समझौता किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ था, क्योंकि साम्यवादी तब तक रसिया भी आ गया था साथ में, तो पूंजीवाद साम्यवाद के बीच में वैचारिक मतभेद बन चुके थे। अब क्या हुआ यहाँ पर, जब आप मैप देखेंगे यूरोप का, तो वहाँ पर रोमानिया, रूमानिया या रोमानिया जो भी आप कहिए, एंड बुल्गारिया, इस पर तो अधिकार दिया गया यूएसएसआर को, सोवियत संघ रूस को। जो ग्रीस है, ग्रीस मतलब यूनान, इस पर अधिकार दिया गया ब्रिटेन को। ठीक है। और जो यूगोस्लाविया, और हंगरी, ये दोनों के बीच में विभाजित था। मतलब इस पर ब्रिटेन का भी अधिकार था और यूएसएसआर का भी। अब यहां पर गलती इन्होंने क्या की, यूएसएसआर ने इन दोनों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मतलब वहां पर साम्यवादी, साम्यवाद की ओर इनका झुकाव शुरू हो गया, इनको पूरी तरीके से सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये तो शोषण कर रहे थे, लेकिन थे दोनों। अब यहाँ पर ये जो है क्या किए कि इनको मदद देना शुरू कर दिए कि नहीं इनको भगाओ, इनको भगाओ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो ब्रिटेन मतलब पूंजीवादी देश हैं, उन्होंने ये सोचा कि ये अब क्या कर रहे हैं, साम्यवाद का प्रसार कर रहे हैं, कम्युनिज्म का क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो ये एक गलत मैसेज गया। तो इसकी वजह से भी ये भी एक कारण में गिना जाता है। चौथी बात, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है शीत युद्ध स्टार्ट होने का, परमाणु बम के रहस्य को छुपाए रखना। आपको पता होगा जब जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया, तो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले लिया डायरेक्ट रूप से। अब हुआ क्या, युद्ध चल रहा है, साथ में उनकी रिसर्च भी चल रही है एटम बम वाली। अब जब रिसर्च चल रहा है, जब ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया, तो सक्सेस होने के पहले बार बार जापान को चेतावनी दी जा रही है कि आप 2 दिन के अंदर सरेंडर कीजिए, 3 दिन के अंदर सरेंडर कीजिए, या इतने तारीख तक अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं तब हम कुछ एक्शन लेंगे या डायरेक्ट अटैक करेंगे, आपकी धरती पर जा करके कब्जा करेंगे। जैसे ही रिपोर्ट ये मिली कि टेस्ट हमारा सफल हो गया, परमाणु बम बन गया है, तो कैप्टन ने कहा कि नहीं अभी आपको करना है सरेंडर। जापान कह रहे थे ये तो कोई बात नहीं, आप तो कह रहे थे कि 4 दिन बाद। अब उस समय अमेरिका क्या कह रहा, अरे उस समय शाम को ज़्यादा ड्रिंक पैक लगा लिए थे, इस समय इसलिए भविष्य की बातें आपसे कर रहे थे। अब हम होश में हैं और हमें अभी सरेंडर चाहिए आपका। जापान नहीं माना, पहले एक एटम बम गिराए, 3 दिन के अंदर 6 अगस्त को एक गिराया, 9 अगस्त को दूसरा गिराया, 3 दिन के अंदर दूसरा। जैसे ही 2 परमाणु बम गिरे, वो साधु बन गए, उनको ये लगा कि देश दुनिया सब मोह माया है। अब जब रसिया ने कहा कि भाई ये परमाणु बम कब बनाए आप, क्योंकि वो दुनिया के लिए अनोखी चीज थी, तो अमेरिका जानते हैं क्या कह रहा, कह रहे ये सब तो चलता रहता है। अब उन्होंने तो हल्के में कह दिया कि ये सब तो चलता रहता है, लेकिन क्या हुआ कि एक शंका तो बन गई कि जब ये परमाणु बम, अच्छा परमाणु बम गिराए भी कहाँ, रूस के जस्ट बगल में। ये और शंका थी रूस के मन में कि यहाँ पर गिरा दिए, बताइए हमसे दूर गिराते तब भी ठीक था, तो इसका मतलब जब ये पड़ोस में गिरा सकते हैं तो हमारे ऊपर भी कभी भी गिरा सकते हैं।
तो ये सबसे बड़ी शंका थी परमाणु बम का रहस्य। इसके बाद अच्छा, इसके बारे में एक चीज और कही जाती है। इसके बारे में एक चीज ये कही जाती है कि परमाणु बम ने हिरोशिमा का ही ध्वंस नहीं किया, बल्कि मित्र देशों की मित्रता का भी अंत कर दिया। अब मित्रता क्या हो गई? समाप्त हो गई। ठीक है, चलिए। अच्छा, मित्रता पहले से भी खटास पड़ रही थी, क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में सब लोग मिल करके जर्मनी के विरुद्ध लड़े थे, लेकिन बीच में रूस की क्रांति हो गई। तो जो थे लेनिन, उन्होंने क्या कर लिया? अलग कर लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वार से। तभी मित्र देशों के मन में शंका रूस के प्रति बन गई थी कि ये तो बीच में मैदान छोड़ करके चले गए, हमको अकेले छोड़ करके। लेकिन जबकि आप वहां पर परिस्थिति देखेंगे रूस की, तो स्वाभाविक सी बात है कि युद्ध से अलग थलग अगर वो नहीं पड़ते तो हो सकता है कि साम्यवाद की क्रांति 1917 के बजाय पहले ही हो जाती। अपनी परिस्थिति के अनुसार देख करके लड़ाई करेंगे ना, ऐसा थोड़ी कि मित्र अगर चल रहा है कि हाँ जी चलो आज मार कर आते हैं तो आप भी चल देंगे। आप अपनी परिस्थिति देखेंगे, हो सकता है उनके कोई जान पहचान के अच्छे पद पर बैठे हों, उनको बचा लें और आप फंस जाएं, आप मोहरा बन जाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। परमाणु बम के बारे में ये लाइन जरूर कोट कर लीजिएगा ताकि आपको आंसर की क्वालिटी अच्छी रहे। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है? फुल्टन भाषण 1946। फुल्टन एक जगह का नाम है जो कि अमेरिका में है, और यहाँ पर भाषण कौन दे रहा है? ब्रिटिश पीएम चर्चिल। और ये जानते हैं क्या कह रहे हैं? खुले खुले मंच से क्या कह रहे हैं? देख लीजिए इनकी समझदारी क्या कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि हम एक तानाशाही स्वरूप के स्थान पर दूसरे तानाशाही स्वरूप को स्थापित नहीं होने दें। ये खुले वर्ड में इन्होंने कह दिया। एक तानाशाही स्वरूप कौन था? ये जो हिटलर थे, जापान थे, इटली के मुसोलिनी थे। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की कहानी है ना ये। सेकेंड वर्ल्ड वार में इन सब का खात्मा हो गया। अब दूसरा तानाशाही कौन हो गया? तानाशाही कौन बचा है? रूस, यूएसएसआर। तो ये डायरेक्ट उसके विरोध में आ गए। और जब ऐसा हुआ, खुले मंच से आप किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी विचारधारा के बारे में ऐसा कहते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि दूसरे की विचारधारा के प्रति क्या हो जाएगा? एक शंका की भावना हो जाएगी, आपको दुश्मन मानने लगे। ठीक है, ये है फुल्टन भाषण 1946, ब्रिटिश पीएम चर्चिल ने दिया था। ये जब जब कुछ ना कुछ मंच से भाषण दिए हैं, पहले ये क्या कह रहे थे कि हम 20 वर्ष के लिए ससम्मान शांति लेकर के आए हैं, और ठीक 20 वर्ष बाद क्या हो गया था? युद्ध हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, तो इनके स्टेटमेंट काफ़ी कुछ इस तरीके से हैं कि जो ये कह देते हैं वही हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला कारण है, फिफ्थ पॉइंट हो गया। चलिए, सिक्स पॉइंट क्या है?
ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन सिद्धांत 1947। ट्रूमैन कौन थे? यूएसए के राष्ट्रपति थे। इन्होंने क्या कहा? इनका सिद्धांत क्या था कि हम सैन्य और आर्थिक मदद दे करके देशों को अपने गुट में शामिल करें। और साम्यवाद के प्रसार को रोकें। आपको याद हो, अफगानिस्तान में रूस था। अफगानिस्तान से में रूस था और पाकिस्तान किसके पाले में चला गया आज़ाद होते ही? अमेरिका के पाले में। तो अमेरिका के पाले में जाने का कारण क्या था? अमेरिका वहां पर क्यों उनको इतनी मदद दे रहा था? इसीलिए ट्रूमैन सिद्धांत ही वहां पर काम कर रहा था। और बाद में उन्होंने क्या किया कि जो अमेरिका, जिसने एक बालक को, पाकिस्तान नाम के बालक को गोद लिया था, तो क्या कर दिया? बालक ने बड़े होकर के उसी को चाटा मार दिया, अपने पिता को। तब अमेरिका कह रहा कि यू आर बैड बॉय, नॉट गुड बॉय, जब लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया। अच्छा, अफगानिस्तान में किसकी उपस्थिति थी? सोवियत संघ, रूस की। भारत वैसे भी डरा था कि दो महाशक्तियां ठीक पड़ोस में। तो भारत ये चाह रहा था कि ठीक है, अमेरिका, अफगानिस्तान से रसिया की वापसी हो जाए, वो ठीक है, लेकिन इस तरीके से ना हो जिस तरीके से इन लोगों ने किया। मुजाहिदीन को तैयार करके उसके विरुद्ध प्रशिक्षण दे करके उसके विरुद्ध लगाया, और उसके बाद उन्होंने ही उसको क्या कर लिया? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक कर दिया। ये सब वही चीज काम आ रही। ट्रूमैन सिद्धांत, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट, U2 विमान कांड 1960। ये एक जासूसी विमान था। ये क्या था? जासूसी विमान था। और ये जासूसी किसकी कर रहा था? रसिया की। और रसिया ने इसको पकड़ लिया, ठीक वैसे ही जैसे आजकल ड्रोन पकड़ते हैं एक देश के दूसरे देश में। जब पकड़ लिया तो वहां के राष्ट्रपति थे यूएसएसआर के, क्रुश्चेव। का पूरा नाम मुझे नहीं पता है, मतलब भूल रहा हूं मैं। व्लादिमीर क्रुश्चेव या ऐसे कुछ ना। इन्होंने क्या किया? पकड़ा, अमेरिका से कहा कि आप माफी मांगो। अमेरिका जानते हैं क्या कह रहे हैं? कि अमेरिका जासूसी करता रहा था, करता रहेगा। मतलब वो अपना अधिकार बता रहे हैं। अमेरिकी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने, ये वर्डिंग थी उनकी। गुस्से में इन्होंने, जब सम्मेलन हुआ मिलने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो गुस्से में इन्होंने हाथ ही नहीं मिलाया उनके प्रेसिडेंट से। मतलब एक आप गलती भी करें और उसके बाद उसमें अपना अधिकार जमाएं कि नहीं, ये हमारा अधिकार है। ठीक है, U2 विमान कांड। अब इसका असर क्या हुआ? ये था 1960, लिख दिए हैं। और एक लास्ट कारण लिख लीजिए, 8th नंबर, क्यूबा संकट, क्यूबा मिसाइल संकट। ये 1962 की बात है। क्यूबा एक देश है, इसको चीनी का कटोरा भी बोला जाता है, सबसे ज़्यादा चीनी यहाँ पर होती है। साम्यवादी देश है। फिदेल क्रास्तो आपने नाम सुना होगा, वो जो है यहाँ के नेता थे। क्यूबा अमेरिकी, मतलब जहाँ ये पनामा वगैरह है वहीं पर पास में ही है क्यूबा। वेस्ट इंडीज़ के पास मान लीजिए, जहाँ पर जमैका वगैरह है। जमैका के उसैन बोल्ट हैं धावक, ठीक है। तो क्यूबा में कम्युनिस्ट देश है ये, साम्यवादी देश।
अब यहां पर क्या हुआ कि रूस ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी और मिसाइलों का मुंह किसकी तरफ कर दिया? अमेरिका की तरफ। अब अमेरिका ने इसको क्या किया? प्रत्यक्ष युद्ध की धमकी माना। अब थर्ड वर्ल्ड वार जिसे आप कहते हैं, थर्ड वर्ल्ड वार होने की पॉसिबिलिटी पूरी तरीके से यहां पर थी। जब रसिया ने वहां पर परमाणु मिसाइलें अपनी तैयार कर दी, तैनात कर दी क्यूबा में, और उसका मुंह अमेरिका की तरफ, तो अमेरिका ने उसकी घेराबंदी कर दी कि आप यहां से सबसे पहले अपनी मिसाइल हटाइए, क्योंकि एक महाशक्ति के बिल्कुल पास में दूसरी महाशक्ति की मिसाइलें अगर आकर के लग गई हैं। ये वही अमेरिका है जो क्यूबा में जब मिसाइलें तैनात थी तो क्यूबा की घेराबंदी करके ये कर रहा, और आज देखिए रसिया यूक्रेन से यही कह रहा है कि आप नाटो में मत शामिल होइए, आपको जो मदद चाहिए जो चाहिए हम दे रहे हैं, आपके क्षेत्र हम वापस किए दे रहे हैं, लेकिन आपको नाटो की सदस्यता नहीं लेनी है। लेकिन अमेरिका, नहीं ठीक है, हम नाटो की सदस्यता उचित समय पर देंगे। देखिए वहां पर इतना हाहाकार हो रहा, लोग इतने मर रहे हैं, लेकिन अभी भी नाटो सदस्यता उनको नहीं मिली। जबकि स्विट्जरलैंड को मिल गई, नॉर्वे को मिल गई, लेकिन उनको नहीं मिली। स्वीडन को मिल गई, सॉरी स्विट्जरलैंड को नहीं, स्वीडन को, लेकिन उनको नहीं मिली। इससे उनको अपने समझना चाहिए अपना लेवल कि यहाँ पर पूरा आप बर्बाद कर दिए, हमारी इकोनॉमी, हमारी पॉलिटी, हमारी ज्योग्राफी, हमारी सोशल स्ट्रक्चर, सब कुछ आपने बर्बाद कर दिया, और आप अब आप अभी भी नाटो की सदस्यता नहीं दे रहे। जब इतने ही अमेरिका हितैषी हैं यूक्रेन के, तो दे देते। नहीं का तो संगठन है, नहीं दे रहे। मतलब अगर उनके पड़ोसी अगर साम्यवादी बन जाएं तो वहां पर जो है वो, उनको लड़ने का पूरा अधिकार है। क्या रूस को लड़ने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, और जायज है रूस का लड़ना। इतने सीमा पर एक महाशक्ति दूसरे महाशक्ति के बिल्कुल करीब आ गई, कुछ ना कुछ बफर स्टेट होना चाहिए। जैसे भारत और चीन के बीच में भूटान है, भारत और चीन के बीच में नेपाल है, दो महाशक्तियों के बीच में बफर स्टेट होना ही चाहिए, रूल है ये। अदरवाइज सीधी टकराहट की उम्मीद हमेशा रहेगी, ठीक है, संभावना हमेशा रहेगी। तो ये था क्यूबा मिसाइल संकट 1962, ठीक है। तो ये थे क्या कारण। अब देख लेते हैं क्या तनाव शैथिल्य। तनाव शैथिल्य, था से थन है ये, ठीक है। एक फ्रांसीसी वर्ड है जिसका नाम है दीतांत, ये फ्रांसीसी वर्ड है। इसका मीनिंग यही होता है, तनाव शैथिल्य का मतलब तनाव में कमी। अब ध्यान से देखिए, अगर दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं तो कब तक लड़ेंगे? क्यों? क्योंकि आज तक जितने भी सॉल्यूशन हुए हैं, जितने भी समाधान निकले हैं, वो हमेशा एक टेबल पर बैठकर बात करके ही निकले हैं। लड़ाई से कोई समाधान नहीं निकला है, आज तक का रिकॉर्ड है। और नुकसान लड़ाई से दोनों पक्षों का हुआ है, किसी को कम हुआ, किसी को ज़्यादा हुआ। जो विजयी होता है उसको भी नुकसान होता है, लेकिन वो विजय के आवेश में आकर के नुकसान पर ध्यान नहीं देता, होता उसको भी नुकसान है। तो लड़ाई से किसी का भला नहीं हुआ। अब हमें यहाँ पर यह समझना है कि जो तनाव में कमी आई, तो कुछ ना कुछ परिस्थितियां रही होंगी। कोई एक पक्ष कमजोर रहा होगा और दूसरा पक्ष भी उस चीज को समझ रहा होगा कि हम भी इतने मजबूत नहीं हैं, हमारी भी कुछ रिक्वायरमेंट हैं। ऐसा नहीं कि उन्हीं की मजबूरी है युद्ध को रोकना, हमारी भी मजबूरी है। तो तनाव शैथिल्य शुरू हुआ रशियन यूएसएसआर के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, इनकी तरफ से पहल की गई। ठीक,
कौन कौन सी पहल की गई? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, किसी पर अटैक वटैक ये नहीं किए। सशक्ति का सॉरी शस्त्रीकरण के कारण, शस्त्रीकरण के कारण सैन्य खर्चे में वृद्धि। अच्छा, दूसरी बात, जब जो है ये साम्यवादी देश हैं तो ये अपनी मार्केट पूरी तरीके से पूंजीवादियों के लिए पूरी तरीके से बंद किए हुए थे, जैसे स्टालिन ने किया था, याद है आपको, लेनिन ने। तो ठीक वैसे ही तो इनकी क्या हुआ, अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव। उसके बाद जो लोग इनके गुट में शामिल हुए थे, मतलब इन्होंने एक गुट बनाया था, जैसे नाटो बना वैसे ही वार्सा पैक्ट बना था, 17 देश मिले थे तब यूएसएसआर बना था, उन्हीं 17 का विघटन हुआ था, तब जाकर के सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया। तो गुट में निरर्थकता का भाव, इसके बाद ये जो दो महाशक्तियों के चक्कर में बाकी लोग पिस रहे थे, उसी समय नेहरू जी ने एक नया सिद्धांत दिया था, गुट निरपेक्षता, मतलब हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। गुट निरपेक्षता के सिद्धांत से भी इसको क्या मिला, कमजोर हुआ ये। ठीक है, गुट निरपेक्षता के सिद्धांत से भी मतलब ये सोचा जाता था कि जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो साम्यवादी बन जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर गरीबी ज़्यादा है। लेकिन ये एक नया विचारधारा आ गई थी तो लोग क्या किए, ना तो इस गुट सब में शामिल हुए पूंजीवाद में, ना साम्यवाद में, एक अलग तटस्थ रहने की वाली गुट, एक नया गुट जन्म ले लिया, गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक शुरू, ठीक, नैम कहते हैं। ये हो गया। साथ में ये सब तो ठीक था, लेकिन साथ में अमेरिकियों को भी क्या जरूरत थी, अमेरिका को भी बाजार की जरूरत थी। तो वो भी ज़्यादा देर तक लड़ाई करने से इंटरेस्टेड नहीं था, लड़ाई करने में अमेरिका को भी बाजार की जरूरत थी। अब जब ये अपना क्या करेंगे, मार्केट खोलेंगे, तो वहाँ पर उनकी वस्तुएं जा कर के बिकेंगी, बिकेंगी तो उनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, सीधी सी बात ये। ठीक, तो ये थी भूमिका तनाव शैथिल्य की। अब देख लेते हैं अंत के कारण। शीत युद्ध हुआ तो उसका अंत हुआ तो उसका क्या कारण था? पहला, मिखाइल गोर्बाचेव की उदारवादी नीतियां। जब सेकेंड वर्ल्ड वार वो सॉरी कोल्ड वार खत्म किया इन्होंने, तो इनको नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज दिया गया इनको 1990 के आसपास। दूसरा, सोवियत संघ, सोवियत संघ रूस में आर्थिक संकट, आर्थिक संकट, डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये बाहर से व्यापार बंद किए हुए थे। पूंजीवादी आज भी देखिए ना, रूस पर कई सारे प्रतिबंध लगाए हैं, तभी तो सस्ते में भारत को तेल दे रहे हैं, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ठीक है, सोवियत संघ में आर्थिक संकट, फिर अंत में
सोवियत संघ का विघटन भी हो जाता है, क्योंकि ये संभाल नहीं पाते। राष्ट्रों में क्या हो जा रहा है, विद्रोह हुआ जा रहा है, जनता विद्रोह की जा रही। तो उसका एक ही तरीका है, जो संघ बना है वो क्या किया जा रहा है, अलग अलग देशों में बंट गया। और इससे सोवियत संघ के विघटन से 17 देश अस्तित्व में आए। तो जो आप देख रहे हैं ना, स्लोवाकिया और आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मध्य एशिया वाले सारे देश, ये सब सोवियत संघ के विघटन के बाद ही आए हैं। ठीक है। और क्या हुआ, और ये हुआ, पूर्वी यूरोपीय देशों में बाजार, अर्थव्यवस्था का प्रवेश। और जब लोगों के लिए इकोनॉमी मायने रखने लगी, स्वाभाविक सी बात है कि बाकी सारी वैचारिक तनाव अपने आप समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने लगा। आपने सुना होगा कि पूंजीवाद जहां जहां गया, उसने सामंतवाद, जमींदारवाद, जमींदारी प्रथा, ये सब खत्म कर दी। जाति प्रथा, तो अगर आपको जाति प्रथा, सामंतवाद, पूंजीवाद, ये सब खत्म करना है, तो उसका एक ही तरीका है कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्री, फैक्ट्री लगाइए। एक नई इकोनॉमी का जन्म होगा, जिसके लिए केवल और केवल अपने काम से, अपने पैसे से, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा से, अपने बच्चों का, अपने परिवार के अच्छा भरण पोषण से मतलब रहेगा। वो ना तो जाति के नाम पर लड़ेगा, ना धर्म के नाम पर लड़ेगा, ना क्षेत्रवाद के नाम पर लड़ेगा। ठीक है। तो ये जो आज यूपी बिहार में जाति वाली समस्या है, अगर इसको ख़त्म करना है, देखिए यहीं पर जातिवाद क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं। अगर इंडस्ट्री लग जाएगी, एक नया मध्य वर्ग जन्म ले लेगा, सारी चीज़ें सब सेकेंडरी हो जाएंगी। ठीक है। अंत के कारण हो गया। अब देख लेते हैं प्रभाव। निगेटिव, नकारात्मक और पॉजिटिव। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि निगेटिव में क्या क्या रहा। तो भय और संदेह का वातावरण था। शस्त्रीकरण पर बल दिया गया था। कूटनीतिक संधियां की गई थी। कूटनीतिक संधियां की गई थी। चौथा, विभिन्न सैन्य संगठन का उदय हुआ। ये सब क्या थे, नेगेटिव परिणाम थे। और पांचवा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है परमाणु युद्ध का डर। ठीक है, क्योंकि परमाणु बम जैसी चीजों का जन्म हो चुका है। पॉजिटिव क्या थी, इसी समय अंतरिक्ष के क्षेत्र में होड़। नील आर्मस्ट्रांग कह रहे हैं कि सबसे पहला व्यक्ति था जो चंद्रमा पर गया था। अब जरा इंटरेस्टिंग तथ्य देखिए, अगर ये चंद्रमा पर 1960 में चले गए नील आर्मस्ट्रांग, तो वैचारिक युद्ध लड़ाई शुरू हुआ। तो हम रूस रूस ने क्या सोचा कि बताओ, एक हमारा जो प्रतिद्वंदी महाशक्ति है वो चांद पर चला गया, तो उन्होंने भी सारे संसाधन क्या किए, उधर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस में रिसर्च के लिए झोंक दिए। तो उनकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई, कमजोर हो गई, सैन्य तरीके से उतने मजबूत नहीं रहे।
इसी वजह से तो विघटन हो गया, अर्थव्यवस्था उनकी कमजोर पड़ गई। तो जबकि वास्तव में नील आर्मस्ट्रांग कभी गए ही नहीं थे चंद्रमा में। अभी अमेरिका कह रहा है कि नासा क्या करेगा, 2028 में या 2026 में चांद पर भेजेगा। जब आप 1960 में ही चांद पर आदमी को भेज चुके हो, तो आप 2026 का इंतजार क्यों कर रहे हो? या 1960 से 2026 के बीच में क्या आपको बीच में कोई समय ऐसा नहीं मिला कि चांद पर 2-3 राउंड और लगाओ कि देखें वहाँ का वातावरण कैसा है, ट्रैफिक जाम है या नहीं? तो ये सब क्या है, फालतू की कहानी थी कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर गए थे। कोई नहीं गया। वो केवल क्या था, ऐ- ऐसी विचारधारा, ऐसे विचार दुष्प्रचार किया जाए ताकि प्रतिद्वंदी का संसाधन क्या हो, उसकी तरफ मोड़ दिया जाए। वो सारा ध्यान उसका उसी पर है। अब अभी एक परमाणु बम बना लिया, अब ईरान देखिए ना, इतना ज़्यादा सहन कर रहा है प्रतिबंध और वो सब, लेकिन वो किस लिए, कि हम भी परमाणु बम बना लें। ठीक है, जबकि वही पैसा वो क्या है, अपने नागरिकों की भलाई के लिए लगाए। लेकिन नहीं, एक होड़ लगी है। ठीक, तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में होड़, जिससे क्या हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। ठीक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बल दिया गया इस समय। जब अंतरिक्ष के क्षेत्र में होड़ हो गई सैटेलाइट की, तो सैन्य और संचार उपग्रह छोड़े गए। सैन्य और संचार उपग्रह, इनसे मौसम संबंधी जानकारी भी मिलती है, मतलब मौसम संबंधी उपग्रह भी छोड़े गए। ठीक है, और पॉजिटिव क्या था कि इसने एक नई विचारधारा को जन्म दिया जिसका नाम था गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता को बल मिला। जो कोल्ड वार की समाप्ति होगी, वो होगी सोवियत संघ के विघटन से। तो 1990 में समाप्त होता है। 1989 के आसपास मिखाइल गोर्बाचेव को क्या मिलता है, नोबेल प्राइज। और फिर उसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सोवियत संघ के विघटन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चालू करते रहिए। धन्यवाद।